Hello everyone, welcome back to my channel. I am Sneha, your bioeducator, and you are watching Biology Path Bhavan. In today's class, we are going to discuss about the chapter number 5 of class 7 ICSE, that is excretion in humans. Before starting the class, I would request all the newcomers to subscribe to this channel because through this channel your concepts will be crystal clear. So let's just not wasting the time and jump into the video. So in our previous class we have already discussed about the photosynthesis and respiration. अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हो तो जाके प्लीज़ चेकआउट कर लीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उन लोगों को भी हेल्प मिले. Let's come to our today's topic. See, there are different types of metabolic activities taking place in our body. हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होता है, ठीक है. इसको हम लोग मेटाबॉलिज्म भी बोल सकते हैं, ठीक है ना. तो ये मेटाबॉलिज्म होता क्या है? मेटाबॉलिज्म इज नथिंग बट सम केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, दैट ऑकर इन आवर सेल्स. हमारे बॉडी के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होता है उसमें केमिकल रिएक्शंस लगातार होता रहता है, ठीक है ना. तो केमिकल रिएक्शंस लगातार होता रहता है सेल के अंदर, ठीक है. अब इसके थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस होता है एंड उसी एनर्जी को यूटिलाइज करके हम लोग सरवाइव करते हैं या फिर हमारे बॉडी के अंदर जो लाइफ प्रोसेसेस होता है जैसे कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ये सारे काम हम लोग करते हैं, ठीक है. तो मेटाबॉलिज्म एक टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस है जो हमारे सेल के अंदर लगातार होता रहता है एंड जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होता है एंड उसी एनर्जी को यूज़ करके या फिर यूटिलाइज करके हमारे बॉडी के अंदर ग्रोथ, रिप्रोडक्शन या फिर हम लोग सरवाइव करते हैं, ठीक है. अब आप लोग देखो, ये जो मेटाबॉलिज्म है ये जनरली दो तरह के होता है, ठीक है. ये मेटाबॉलिज्म दो तरह के होता है. एक तो है कैटाबॉलिज्म एंड एक है एनाबॉलिज्म, ठीक है. कैटाबॉलिज्म मतलब जिनमें एक बिगर सब्सटेंस ब्रेक डाउन हो जाता है एंड बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉलर सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होता है, ठीक है. तो इसमें जो रिएक्शंस होता है, कैटाबॉलिज्म एक टाइप ऑफ रिएक्शंस है जिसमें एक बिगर सब्सटेंस ब्रेक डाउन होता है एंड बहुत सारे स्मॉल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होता है, ठीक है. बट इन केस ऑफ एनाबॉलिज्म ये एक सिंथेसिस प्रोसेस है जिसमें बहुत छोटे छोटे सब्सटेंसेस जुड़ के कंबाइन होके एक बिगर सब्सटेंस फॉर्म होता है. तो ये कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म के थ्रू हमारे सेल्स के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है. अच्छा, अब देखो, ये दोनों प्रोसेस के दौरान बहुत सारे ऐसे भी सब्सटेंस जनरेट होता है जो आखिर में अनवांटेड या फिर हार्मफुल होता है. मान लो ये जो प्रोसेस है इनमें से बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस प्रोड्यूस हुआ जो सब्सटेंसेस हमारे बॉडी में ज़रूरत ही नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टॉक्सिक, या फिर वी कैन से इट दैट अनवांटेड, है ना. अब आप लोग बोलोगे कि टॉक्सिक मैम आपने क्यों बोला? क्योंकि ये जो सारे सब्सटेंसेस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के दौरान प्रोड्यूस होता है ये हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है एंड अगर ये जो सब्सटेंसेस कंटिन्यूअसली हमारे बॉडी में एक्यूमुलेटेड होगा तो इट कैन कॉज हार्म या फिर इवन डेथ ऑल्सो. तो बॉडी क्या करेगा? इन सब सब्सटेंसेस को रिमूव कर देगा, है ना. एंड जिस प्रोसेस से रिमूव करेगा उसी को हम लोग बोलेंगे एक्सक्रीशन. उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सक्रीशन. समझ में आया? तो वी कैन से इट दैट द प्रोसेस of
रिमूवल ऑफ अनवांटेड सब्सटेंसेस या फिर हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन एक तरह की प्रोसेस है जिसके थ्रू बॉडी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के दौरान जो अनवांटेड या फिर हार्मफुल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होता है उन सब को रिमूव कर देगा बॉडी से। अब आप लोग देखोगे ये हमारे लाइफ से भी कितना जुड़ी हुई है ना, क्योंकि हम सबके लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग होता है जो हमारे लाइफ में टॉक्सिक है। वो सब हम जानते हैं, फिर भी हम लोग कॉम्प्रोमाइज करते रहते हैं, है ना। बट बॉडी ऐसा नहीं करेगा। बॉडी हमसे भी बहुत ज़्यादा मतलब इंटेलिजेंट है। बॉडी अगर देखेगा कि उसके अंदर ऐसे अनवांटेड या फिर हार्मफुल सब्सटेंसेस पड़ा है तो वो झट से उसको बाहर निकाल देगा, क्योंकि अगर वो एक्यूमुलेटेड होगा तो बॉडी का ही हार्म होगा, है ना। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। एक्सक्रीशन के बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि बहुत सारे टॉक्सिक या फिर अनवांटेड या फिर हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होता है ना। तो ये इसको आखिर में हम लोग बोलेंगे क्या? दिस इज नथिंग बट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो द प्रोडक्ट्स which are formed as a byproduct of many different metabolic activities and need to be removed from the body as soon as they formed। अभी मैंने जो बताया कि सेल के अंदर जितने भी मेटाबॉलिज्म होता है उसी के दौरान जो अनवांटेड या फिर हार्मफुल सब्सटेंसेस एज अ बाई प्रोडक्ट निकलता है आर नोन एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब जनरली ये जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है ये डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट टाइप ऑफ होता है, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग एक्सक्रीशन। नंबर 1 इज यूरिया एंड यूरिक एसिड। नाउ दीज टू आर नाइट्रोजनस वेस्ट। क्योंकि इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट रहता है इसीलिए दीज आर कॉल्ड नाइट्रोजनस वेस्ट्स। एंड एक और नाइट्रोजनस वेस्ट है दैट इज एमोनिया, ओके। बट अगर मैं ह्यूमन्स की बात करूं तो यूरिया एंड यूरिक एसिड ही एज अ नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीट होता है, ओके। नाउ दीज टू आर प्रोड्यूस्ड by the breakdown of amino acid in the liver। लीवर के अंदर अमाइनो एसिड ब्रेकडाउन होके ये दो नाइट्रोजनस वेस्ट बनता है। कैसे? पहले देखो, हम जब खाना खाते हैं उसी के थ्रू प्रोटीन्स हमारे बॉडी में आता है, ओके। सो प्रोटीन्स हमारे बॉडी के अंदर आता है ना। अब ये प्रोटीन्स फिर से ब्रेकडाउन हो जाता है, मतलब कन्वर्टेड हो जाता है एमाइनो एसिड में, ओके। क्योंकि प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है तो ये बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, इसीलिए ये एमाइनो एसिड में कन्वर्टेड हो जाता है। अब एमाइनो एसिड फर्दर कन्वर्टेड इनटू एमोनिया, ओके, which is highly toxic compound, ओके। अब देखो ये जो एमोनिया है ये एमोनिया फिर जाएगा लीवर में, ओके। एंड देन ये फर्दर कन्वर्टेड हो जाएगा यूरिया में, दैट इज लेस टॉक्सिक कंपाउंड, है ना। तो ऐसे ही यूरिया प्रोड्यूस होता है एंड हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू ये एक्सक्रीट आउट हो जाता है। अगर एक्सेसिव यूरिया एक्यूमुलेटेड हो जाएगा बॉडी के अंदर तो दीज आर वेरी हार्मफुल, ओके।
सो नेक्स्ट आओ देखो, दैट इज बाइल पिगमेंट्स. ओके, सो बाइल पिगमेंट्स ऑल्सो फॉर्म्ड इन लिवर. लिवर के अंदर ही बाइल पिगमेंट्स फॉर्म होता है. दे आर टू, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, एंड they give a yellowish tinge to the urine. These two are responsible for the yellowish color in the urine. urine के अंदर जो yellowish color होता है वो color इसी दो pigments के through आता है. Okay, and excess bile pigments become harmful, so they are removed from the body. They have to remove from the body. Okay, bile pigments अगर ज़्यादा हो जाएगा तो ये भी हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है. सो इसको भी एक्सक्रीट आउट होना पड़ेगा, एंड ये भी एक्सक्रीट आउट होता है थ्रू लिवर एंड हमारे जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसके थ्रू. ठीक है, हमारे जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसके थ्रू हमारे बॉडी से ये बाइल पिगमेंट्स बाहर एक्सक्रीट हो जाता है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज वाटर. वाटर वी कैन टेकन इन द फॉर्म ऑफ फूड, या फिर बहुत सारे ब्रेवरेजेस से वाटर हम लोग इनटेक करते हैं. एक्सेस जो वाटर होता है वो हमारे मतलब ये जो वाटर होता है ये हमारे बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो सर्कुलेशन होता है या फिर नाइट्रोजनस जो वेस्ट फॉर्म होता है वो भी वॉशिंग आउट करने के लिए वाटर ज़रूरी है. पर जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो वाटर बॉडी से बहुत सारे मतलब डिफरेंट वेज में बाहर निकल जाता है, एज इन द फॉर्म ऑफ जैसे कि स्वेट. ठीक है ना, हमारे बॉडी जब बहुत ही टेम्परेचर बढ़ जाता है या फिर एक्सेस वाटर हो जाता है तो बॉडी क्या करता है, बॉडी हमारे टेम्परेचर को, नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है उसको लाने के लिए एक्सेस टेम्परेचर उसी एक्सेस वाटर के थ्रू, स्वेटिंग के थ्रू बाहर निकाल देता है. तो स्वेटिंग के थ्रू एक्सेस वाटर हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है. तो एक्सेस वाटर रिमूव फ्रॉम द बॉडी अलोंग विथ, ये होल्ड नहीं होगा, ये वेस्ट मटेरियल होगा. ठीक है, ये जो वाटर जब एक्सक्रीट होता है तब वाटर के साथ साथ बहुत सारे एक्स्ट्रा सॉल्ट्स है ना, बहुत सारे एक्स्ट्रा सॉल्ट्स भी एक्सक्रीटेड होता है. इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि वाटर अलोंग विथ वेस्ट मटेरियल्स, वाटर के साथ साथ बहुत सारे एक्स्ट्रा सॉल्ट्स भी एक्सक्रीटेड हो जाता है. ओके, सो वाटर हमारे यूरिन के थ्रू एंड स्वेटिंग के थ्रू रिमूव होता है. बॉडी से जो एक्सेस वाटर है वो स्वेटिंग के थ्रू एंड यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होता है. नाउ कम टू दी एक्स्ट्रा सॉल्ट. ओके, एक्स्ट्रा सॉल्ट भी एक टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है. जैसे कि देखो हमारे जो एक्स्ट्रा सॉल्ट्स है ये कैसे एक्सक्रीट होता है. नॉर्मली हमारे बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा सॉल्ट क्या रहता है, दैट इज NaCl. ओके, NaCl, Na प्लस Cl माइनस. तो ये जो NaCl मतलब सोडियम एंड क्लोराइड आयंस है ये हमारे बॉडी में एक सर्टेन प्रोपोर्शंस में यूज़ होता है ना. जो नॉर्मली NaCl होता है ये सॉल्ट एक सिंपल एक मतलब सर्टेन प्रोपोर्शंस में, बहुत ही स्मॉल प्रोपोर्शंस में यूज़ होता है. बट जो एक्स्ट्रा होता है वो एक्सपेल्ड आउट हो जाता है थ्रू यूरिन. तो यूरिन के साथ कितना कुछ एक्सक्रीट होता है ना. ओके, नाउ कम टू दी एक्स्ट्रा विटामिन्स. अब देखो विटामिन्स भी एक्स्ट्रा होता है. हम जब फूड खाते हैं उसी फूड के थ्रू दो तरह के विटामिन्स हम लोग लेते हैं. एक तो है वाटर सॉल्यूबल एंड दूसरा है फैट सॉल्यूबल. ओके, एक तो है वाटर सॉल्यूबल एंड दूसरा है फैट सॉल्यूबल. दो तरह के विटामिन्स हमारे बॉडी के अंदर जाता है. अब फैट सॉल्यूबल जो विटामिन होता है वो हमारे बॉडी में बहुत सारे वाइटल एक्टिविटीज़ के लिए एब्जॉर्ब हो जाता है. बट इन केस ऑफ वाटर सॉल्यूबल विटामिन्स
वो सब क्या होता है, एक्सेस जो रहता है वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ओके, सो दीज आर द कॉमन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स विच आर एक्सक्रीटेड आउट। बट और भी एक चीज़ है कि जो एंटीबायोटिक्स हम लोग इनटेक करते हैं, एंटीबायोटिक्स जो मेडिसिन्स, वो भी एक्स्ट्रा क्वांटिटी जो होता है वो भी यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है। सो दीज आर सम कॉमन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। ओके, आर वी क्लियर? अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्सक्रीटरी ऑर्गन। सो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आर दोज which remove unwanted and toxic substances from our blood। हमारे ब्लड में जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होता है उसको रिमूव करने में जो ऑर्गन मदद करता है या फिर हेल्प करता है, दोज आर टर्म्ड एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। ठीक है, तो हमारे बॉडी में बहुत सारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, बट जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, ठीक है, वो है किडनी। ओके, तो किडनी इज द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। क्लियर? अब इसको छोड़ के भी बहुत सारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हमारे बॉडी में पाया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज स्किन, ठीक है, सेकेंड लिवर, लंग्स, सलाइवरी ग्लैंड। ये जितने भी मैंने एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की बात किए, ये सब दोज आर एक्सेसरी, ठीक है, एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। बट प्राइमरी जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो है किडनी। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट देखो, हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैंने जब टिश्यू आप लोगों को पढ़ाई थी, मैंने बोली थी कि हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट रहता है, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम। हाँ, ऐसे बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम रहता है। ऑर्गन सिस्टम क्या है? एक सिस्टम है जिसमें बहुत सारे ऑर्गन इकट्ठे होके काम करता है ना, एंड उसमें ही एक ऑर्गन सिस्टम प्रोड्यूस होता है। वैसे ही हमारे ह्यूमन के अंदर एक एक्सक्रीटरी सिस्टम पाया जाता है जिसमें 4 कंपोनेंट्स रहता है। ठीक है, तो वो क्या क्या है? तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ 4 कंपोनेंट्स एंड इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज रेनल एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब देखो, रेनल क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये किडनी से जुड़ी रहती है, इसीलिए इसको रेनल एक्सक्रीटरी सिस्टम भी बोला जाता है ना। किडनी के और एक नाम है दैट इज टर्म्ड एज रेनल। तो ऑब्वियसली जो किडनी के साथ जुड़ा रहेगा उसको ही हम लोग बोलेंगे रेनल। ठीक है, तो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर किडनी पड़ता है या फिर रहता है, इसीलिए इसको रेनल एक्सक्रीटरी सिस्टम भी बोला जाता है। अब देखो, इसके कंपोनेंट्स क्या क्या है? 2 किडनी रहता है, 2 यूरेटर रहता है, एक यूरिनरी ब्लडर रहता है एंड एक यूरेथ्रा रहता है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे रहता है। राइट हैंड साइड पे आप लोग जो पिक्चर्स, डायग्राम या फिर वीडियो देख रहे हो, इसमें देखो एक रेड कलर की बीन शेपेड स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना। ये बीन शेप्ड राजमा जैसा जो स्ट्रक्चर्स है, इसी को बोलते हैं किडनी। ठीक है, तो किडनी कितना रहता है? 2 किडनी पाया जाता है। ओके, किडनी से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एक्सटेंडेड हो रहा है ना, उसको हम लोग बोलेंगे यूरेटर। ठीक है, यूरेटर। तो 2 किडनी है तो 2 किडनी से 2 यूरेटर एक्सटेंडेड हो रहा है। ओके, अब यूरेटर एक मस्क्यूलर बैग जैसा स्ट्रक्चर्स में अटैच्ड है ना, जहां पे यूरिन रहता है, स्टोर रहता है, उसको हम लोग बोलेंगे यूरिनरी ब्लडर। एंड यूरिनरी ब्लडर से जो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर
ओपन हो रहा है जिससे यूरिन बाहर निकलता है, उसको हम लोग बोलेंगे यूरेथ्रा। ठीक है, एंड दिस इज आवर क्यूटेस्ट एक्सक्रीटरी सिस्टम, क्योंकि हमारे बॉडी में जितने भी सारे ऑर्गन सिस्टम देखा जाता है सभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। सिर्फ और सिर्फ ये एक्सक्रीटरी सिस्टम ही सबसे सिंपल है एंड सबसे स्मॉल और क्यूटेस्ट है ना। ओके, तो अब देखो, अगर एक एक करके हम लोग ये कंपोनेंट्स को थोड़ा इलाबोरेटली पढ़ेंगे तो इसका स्ट्रक्चर्स देखते हैं क्या होगा। पहला क्या है, किडनी। तो किडनी का स्ट्रक्चर देखो क्या है। किडनी इज रेडिश ब्राउन बीन शेपेड स्ट्रक्चर, है ना। बीन शेप, राजमा जैसा स्ट्रक्चर रहता है, राइट। ओके, एंड ये रेडिश ब्राउन होता है इन कलर। सेकंड क्या है, इट इज सिचुएटेड टुवर्ड्स द बैक ऑफ द एब्डोमेन, वन ऑफ ईदर साइड ऑफ द बैकबोन। तो ये किडनी का लोकेशन है। तो अगर आप लोगों को पूछेगा कि किडनी का लोकेशन क्या है, तो आप लोग लिखोगे कि एब्डोमेन जो हमारा होता है उसके बैक साइड में एंड मतलब डॉर्सल साइड में, एंड बैकबोन या फिर जो स्पाइनल कॉर्ड रहता है उसके दोनों साइड में ये किडनी प्रेजेंट रहता है। अगर और अच्छे से मैं बताऊं तो आप लोग थोड़ा डायग्राम को देखो। देखो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर मैं दिखा रही हूं ये है स्पाइनल कॉर्ड या फिर बैकबोन। तो इसी बैकबोन के दोनों साइड पे आप लोग किडनी को देख पा रहे हो, है ना। तो यही है किडनी का लोकेशन एंड ऑब्वियसली ये डॉर्सल साइड में है। ठीक है, ये डॉर्सल साइड में है, मतलब बैक साइड में ये प्रेजेंट रहता है, ह्यूमन बॉडी के पीछे रहता है। नाउ थर्ड इज राइट किडनी इज लोकेटेड स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट वन, मतलब राइट किडनी थोड़ा नीचे रहता है rather देन द लेफ्ट किडनी। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा ऐसा रहता है। अब देखो, अगर किडनी को बाहर से हम लोग देखेंगे तो ऐसा स्ट्रक्चर ही हम लोगों को देखने को मिलेगा, बट अगर इंटरनली किडनी के स्ट्रक्चर्स को देखेंगे या फिर किडनी को एक सेक्शन करेंगे तो कैसा स्ट्रक्चर्स दिखेगा, ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा, है ना। ये ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। इसमें से आप लोग देखो ऊपर में एक येलो कलर की कैप है ना, एक ऐसा हैट लाइक स्ट्रक्चर से, है ना, कैप लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या है, ये एक ग्लैंड है जिसका नाम है एड्रिनल ग्लैंड। ओके, जिसको हम लोग बोल सकते हैं एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, मैं ऊपर लिख रही हूं। ओके, अब देखो किडनी के दोनों साइड से दोनों ऐसा मतलब ब्लड वेसल आ रहा है ना, एक रेड कलर का और एक ब्लू कलर का। ओके, तो ये रेड और ब्लू कलर का जो ब्लड वेसल्स आप लोग देख रहे हो ये क्या है, ये रेड कलर की जो ब्लड वेसल्स है इसको हम लोग बोलेंगे रेनल आर्टरी। क्या बोलेंगे, रेनल आर्टरी। ठीक है, क्यों रेनल आर्टरी कहेंगे, क्योंकि ये किडनी का स्ट्रक्चर है इसीलिए इसको रेनल आर्टरी बोलेंगे। ओके, और ये जो ब्लू वाला स्ट्रक्चर है, ये ब्लू वाला जो ब्लड वेसल है इसको क्या बोलेंगे, रेनल वेन। क्या बोलेंगे, रेनल वेन। ओके, अच्छा, अब देखो दोनों ब्लड वेसल ही किडनी के अंदर ऐसा पूरा कैपिलरी लाइक स्ट्रक्चर या फिर नेटवर्क फैला के रखा है ना। अब ये जो ब्लड है, जो ब्लड वेस्ट मटेरियल के साथ बॉडी से रेनल आर्टरी के थ्रू किडनी के अंदर आता है। क्यों, क्योंकि किडनी के अंदर ब्लड आने के बाद वो फिल्ट्रेशन होगा एंड जो वेस्ट मटेरियल है वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा बॉडी से, एंड जो प्यूरिफाई हो गया जो ब्लड वो फिर से रेनल वेन के थ्रू बॉडी में पहुंच जाएगा। समझ में आया आप लोगों को, एम आई क्लियर।
मैं फिर से बोलती हूँ, ये जो रेनल आर्टरी है, इसी से जो ब्लड वेस्ट मटेरियल के साथ जो मतलब अनवांटेड सब्सटेंसेस जिस ब्लड में रहता है वो बॉडी से सिंपली किडनी के अंदर जाएगा। किडनी के अंदर वो ब्लड फिल्ट्रेशन होगा, जो वेस्ट मटेरियल है वो यूरिन में कन्वर्ट हो जाएगा, यूरिन फॉर्म करेगा, यूरिन बाहर निकल जाएगा एंड जो ब्लड प्यूरिफाई हो गया है वो प्योर ब्लड फिर से रेनल वेन के थ्रू हमारे बॉडी में वापस चला जाएगा। सिंपल। ओके, अब मैं आप लोगों को समझाऊंगी द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। किडनी के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर्स देखने को मिलता है। पहला जो है दैट इज ये जो बाहर के जो हिस्सा है, जो आउटर रीजन है, इसको हम लोग बोलेंगे कॉर्टेक्स। ठीक है, मतलब किडनी का दो रीजन रहता है, एक बाहर का रीजन, एक अंदर का रीजन। बाहर का रीजन थोड़ा डार्क होता है, अंदर का रीजन थोड़ा लाइटर होता है। ठीक है, तो बाहर के जो डार्क रीजन है उसको हम लोग बोलेंगे कॉर्टेक्स। समझ में आया? एम आई क्लियर अप टू दिस? ओके, नाउ नेक्स्ट जो अंदर की डार्कर रीजन है उसको हम लोग बोलेंगे, अंदर की जो डार्कर रीजन है उसको हम लोग बोलेंगे मेडुला। ठीक है, क्या बोलेंगे? मेडुला। मेडुला। ओके ओके, अब देखो ये जो मेडुला है, मतलब ये जो पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर्स आप लोग देख रहे हो, ये दीज आर कॉल्ड मेडुला। ठीक है, अब ये मेडुला एक फनल शेपेड स्ट्रक्चर्स के साथ मतलब ओपन हुआ है। ये पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर्स जो है, ये पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर्स एक फनल शेपेड स्ट्रक्चर्स में ओपन हुआ है। ये जो स्ट्रक्चर है ये थोड़ा फनल शेप्ड है ना, एंड ये लाइटर रीजन है थोड़ा, तो इसी में मेडुला ओपन होता है। क्यों ओपन होता है? क्योंकि रेनल आर्टरी से जो ब्लड आता है वो ब्लड मेडुला से ये फनल शेपेड स्ट्रक्चर्स में पोर हो जाता है या फिर ड्रेन्ड हो जाता है। एम आई क्लियर? ठीक है, मैं फिर से बता रही हूँ, रेनल आर्टरी से ब्लड किडनी में आता है, कॉर्टेक्स रीजन के थ्रू मेडुला में पहुंचता है। मेडुला इसी फनल शेपेड स्ट्रक्चर्स में इसको क्या करता है? पोर कर देता है या फिर ड्रेन कर देता है। एंड इस ये जो फनल शेपेड स्ट्रक्चर है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेनल पेल्विस। समझ में आया? इसको क्या बोलेंगे? रेनल पेल्विस। ओके, इसको हम लोग बोलेंगे, सॉरी, रेनल पेल्विस। ओके, इसी रेनल पेल्विस में यूरिन पोर होता है, फिर ये यूरिन इसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स में चला जाता है। देखो मैं एरो से दिखा रही हूँ आपको, इसी जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स आप लोग देख रहे हो, इसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स में चला जाता है यूरिन। एंड इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसको हम लोग बोलेंगे यूरेटर। मैंने अभी आप लोगों को जब ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ाया था उसमें आप लोगों को यूरेटर के बारे में बोला था। दोनों किडनी से जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स बाहर आ रहा था वही है यूरेटर। तो आप लोग समझ पा रहे हो, ये यूरेटर से यूरिन चला जाएगा कहाँ पे? यूरिनरी ब्लैडर में, फिर यूरेथ्रा से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, जो प्योर ब्लड हो गया वो रेनल वेन के थ्रू फिर से वापस हमारे बॉडी के अंदर चला जाएगा। बट ये एंड फिर क्या होगा? देखो ये जो यूरिन मतलब प्रोड्यूस हुआ, ये सिंपली मेडुला से रेनल पेल्विस में चला जाएगा। ये है रेनल पेल्विस, है ना, इसी फनल शेपेड स्ट्रक्चर में चला जाएगा। एंड रेनल पेल्विस उसको यूरेटर में पहुंचा देगा। यूरेटर से वो सिंपली यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा एंड यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन रिमूव हो जाएगा फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर नहीं आया, अगर कोई भी डाउट्स है, आप बेझिझक मुझे कमेंट सेक्शन पे पूछिए, मैं फिर से आप लोगों को समझा दूंगी। ठीक है, ओके। अब देखो मैंने एक बात बोला कि किडनी के अंदर
ब्लड फिल्टर होता है। ये रेनल आर्टरी से जो ब्लड आता है वो ब्लड किडनी के अंदर जाके फिल्टर होता है। तो ये फिल्ट्रेशन का काम कौन करता है? किडनी के अंदर एक स्ट्रक्चर देखा जाता है, ठीक है, एंड वो स्ट्रक्चर मिलियंस एंड बिलियंस में रहता है, ठीक है। एक माइक्रोस्कोपिक ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स किडनी के अंदर पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं नेफ्रॉन्स। ये टर्मिनोलॉजी आप लोग फर्स्ट सुन रहे हो, नया नया है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ये सिंपल है, किडनी के अंदर एक माइक्रोस्कोपिक ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर दिखा जाता है जो मिलियंस में रहता है, इसको हम लोग बोलेंगे नेफ्रॉन्स। एंड दिस इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ किडनी। मतलब किडनी फिल्टर नहीं कर पाता ब्लड को अगर ये नेफ्रॉन किडनी के अंदर नहीं रहता, क्योंकि किडनी के अंदर ये नेफ्रॉन रहता है एंड यही नेफ्रॉन ब्लड को फिल्टर करने में मदद करता है। ओके, तो ये किडनी के अंदर जो ब्लड प्यूरिफाई होता है या फिर फिल्ट्रेशन होता है वो किसकी हेल्प से होता है? नेफ्रॉन की हेल्प से। अगर आप लोगों को पूछेगा तो आप लोग बताओगे कि नेफ्रॉन्स होता है। एंड विच इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन। ओके, तो कैसा स्ट्रक्चर रहता है? देखो मैं यहाँ पे ऐसे माइक्रोस्कोपिक होता है, हाँ, ये नेकेड आई से हम लोग नहीं देख पाते हैं। ऐसे किडनी तो बहुत छोटा होता है ना, किडनी का डायमीटर ही आप लोग देखोगे कितना छोटा होता है, उसी में मिलियंस नेफ्रॉन रहता है। 1 मिलियन मतलब 10 lakhs। कैसा स्ट्रक्चर होता है? ऐसे टाइप ऑफ ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स में ये नेफ्रॉन पाया जाता है। हाँ, ऐसे टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स दिखाया गया मैं। ओके, तो चलो यहाँ तक तो समझ में आ गया कि व्हाट इज किडनी एंड किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम के दूसरी कंपोनेंट पे आते हैं। देखो दूसरी कंपोनेंट क्या है? दैट इज यूरेटर। यूरेटर क्या है? किडनी से जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एक्सटेंडेड हो रहा है, इट इज नोन एज यूरेटर। इसका फंक्शन क्या है? ये बस किडनी से यूरिन को यूरिनरी ब्लडर में ट्रांसपोर्ट करता है, इसका और अलग से कोई काम नहीं है, ठीक है। ओके, अब देखो यूरिनरी ब्लडर क्या है? यूरिनरी ब्लडर इज नथिंग बट अ मस्क्यूलर बैग लाइक स्ट्रक्चर। देखो यूरेटर से, ये जो यूरेटर है, ये यूरेटर से यहाँ पे एक बैग लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो आप लोग, है ना, इसी को हम लोग बोलेंगे यूरिनरी ब्लडर। इसमें क्या होता है? इसमें यूरिन टेम्पररीली स्टोर रहता है, ठीक है, यूरिन टेम्पररीली स्टोर रहता है इसी यूरिनरी ब्लडर में। हो गया। अब फोर्थ एंड लास्ट कंपोनेंट क्या है एक्सक्रीटरी सिस्टम की? दैट इज यूरेथ्रा। यूरेथ्रा इज नथिंग बट अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच ओपन आउटसाइड, है ना। एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ये है यूरिनरी ब्लडर, है ना, यू भी मैं लिख देती हूँ, ये यूरिनरी ब्लडर है। इससे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो बाहर की तरफ ओपन हो रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे क्या? यूरेथ्रा, ठीक है, यूरेथ्रा। ये क्या काम करता है? इसके थ्रू यूरिन बाहर निकल जाता है। दिस इज द ओपनिंग टू द आउटसाइड एंड इसके थ्रू यूरिन बाहर निकल जाता है ना। ये जो येलो कलर की जो फ्लूइड आप लोग देख रहे हो, ये है यूरिन एंड यूरिनरी ब्लडर से यूरेथ्रा के थ्रू ये बाहर निकल जाएगा एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज यूरिनेशन। ओके, अब एक और चीज आप लोगों को जानना है कि ये जो यूरेथ्रा, ये मेल में थोड़ा सा लार्जर होता है, लॉन्ग होता है एंड फीमेल्स में ये शॉर्ट होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये यूरेथ्रा हर वक्त ओपन नहीं रहता है। अगर ये यूरेथ्रा हर वक्त ओपन रहता तो हम लोग हर वक्त ही यूरिन कर देते, है ना। तो ये तो अजीबोगरीब बात हो गया, है ना। बट ये तो नहीं होता है कभी भी।
यूरिन हम लोग कब करते हैं, यूरिनेशन हम लोग कब करते हैं, जब हम लोगों को आड़ जाता है। यूरिनेशन की जब आड़ जाता है हम तभी यूरिनेट करते हैं। तो ये आर्च कहाँ से आता है, ये आर्च आता है जब ब्लडर फुल हो जाता है, तब ये सिग्नल पहुंचा देता है हमारे ब्रेन में कि अब यूरेथ्रा को ओपन करना है एंड यूरिनेट करना है, क्योंकि ब्लडर फुल हो गया, अब ब्लडर में जगह नहीं है और यूरिन स्टोर करने के लिए, तो अभी रिलीज करना पड़ेगा। तब क्या होता है, यूरेथ्रा ओपन हो जाता है एंड इजीली हम लोग यूरिन पास आउट कर देते हैं। ये जो काम होता है ये एक मसल के हेल्प से होता है एंड दैट इज नोन एज स्फिंक्टर मसल। ठीक है, ये एक मसल की हेल्प से होता है, दैट इज नोन एज स्फिंक्टर मसल। ये स्फिंक्टर मसल कहाँ पे रहता है, ये स्फिंक्टर मसल हमारे यूरेथ्रा के ओपनिंग पे रहता है। ये जो यूरेथ्रा के ओपनिंग है, इसी ओपनिंग में प्रेजेंट रहता है स्फिंक्टर मसल। ठीक है, एंड ये क्या हेल्प करता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ यूरेथ्रा। कब यूरेथ्रा ओपन होगा एंड कब यूरेथ्रा क्लोज होगा, इसमें हेल्प करता है ये स्फिंक्टर मसल। जब स्फिंक्टर ओपन हो जाएगा तब यूरेथ्रा ओपन हो जाएगा, तब हम लोग यूरिनेशन कर पाएंगे। जब सिग्नल नहीं मिलेगा तब ये बंद पड़ा रहेगा, मतलब स्फिंक्टर बंद रहेगा, तो ऑब्वियसली यूरिनेशन नहीं होगा। ठीक है, गॉट इट? अभी आर वी क्लियर अप टू हियर? ओके, चलो अब आते हैं नेफ्रॉन्स पे। मैंने अभी बताया कि हमारे जो किडनीज रहता है, किडनी के अंदर बहुत सारे मिलियंस माइक्रोस्कोपिक ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स रहता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं नेफ्रॉन्स। सो नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। अगर नेफ्रॉन नहीं रहेगा तो किडनी ब्लड को फिल्टर नहीं कर पाएगा। ओके, नाउ लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ अ नेफ्रॉन। बिफोर स्टार्टिंग द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, जितने भी लोग मेरे वीडियो आप लोग देख रहे हो, प्लीज़ एक पेन एंड पेपर के साथ बैठिए, क्योंकि मेरे राइट हैंड साइड पे जो डायग्राम है वो नेफ्रॉन की है एंड ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पर फिर भी ये एग्ज़ाम में आता है। तो अगर आप लोग, मैं जैसे जैसे पढ़ाती जाऊंगी वैसे वैसे आप लोग अपने कॉपी पे बनाते जाओगे तो आप लोगों को मेमोराइज करने में इजी रहेगा। ओके, तो पेन और पेपर लेके रेडी रहिए, मैं शुरू करती हूँ। पहले देखो, नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर पढ़ाने से पहले मैंने जब किडनी की इंटरनल स्ट्रक्चर बताई थी तब मैंने क्या बोला था, दो ब्लड वेसल के बारे में बोला था, एक है रेनल आर्टरी एंड एक है रेनल वेन, बोला था मैंने। अब ये जो नेफ्रॉन है इसी में भी रेनल आर्टरी एंड रेनल वेन प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हो गया रेनल आर्टरी एंड ये हो गया रेनल वेन। तो चलो लिख लेते हैं क्या क्या है। ये है रेनल आर्टरी एंड ये है रेनल वेन। ठीक है, इसी रेनल आर्टरी से बॉडी में जितने भी सारे ब्लड के साथ वेस्ट मटेरियल पड़ा रहता है वो ब्लड कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे आएगा। कैसे? यही जो रेनल आर्टरी है, इसी रेनल आर्टरी बहुत सारे कैपिलरीज को फॉर्म करेगा एंड ये कैपिलरीज एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर्स को क्रिएट करके क्लस्टर फॉर्म करेगा। क्या करेगा? एक क्लस्टर फॉर्म करेगा। रेनल आर्टरी से ब्लड किडनी के अंदर जाएगा। कैसे जाएगा? क्योंकि रेनल आर्टरी इसी नेफ्रॉन में कैसे रहेगा, ऐसे पूरी एक क्लस्टर फॉर्म में रहेगा। तो इसको, ये जो क्लस्टर फॉर्म या फिर ब्लड कैपिलरीज जो बनता है, इसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोल सकते हैं? ग्लोमेरुलस। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ग्लोमेरुलस। तो हम लोग लिख सकते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है, अब देखो, ये जो ब्लड कैपिलरी एक कप लाइक स्ट्रक्चर्स में एनक्लोज्ड है ना। ये जो कैपिलरी है, मतलब ग्लोमेरुलस,
कि नीचे एक ऐसे कप लाइक स्ट्रक्चर्स आप लोग देख रहे हो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बॉमेंस कैप्सूल। इसको हम लोग बोलेंगे बॉमेंस कैप्सूल। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? बॉमेंस कैप्सूल। अब देखो, इसी बॉमेन कैप्सूल से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एक्सटेंडेड हुआ है एंड इन द ट्विस्टेड फॉर्म, है ना? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एक्सटेंडेड हुआ है एंड ट्विस्ट करके, इसी को हम लोग बोलेंगे प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल, या फिर शॉर्ट में बोल सकते हैं PCT। समझ में आया? क्यों प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल बोलेंगे? प्रॉक्सिमल मतलब नियरेस्ट, कॉन्व्यूलेटेड मतलब ट्विस्टेड एंड ट्यूब्यूल मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। तो अच्छे से समझने की कोशिश करो। ग्लोमेरुलस के नियरेस्ट जो ट्विस्टेड ट्यूब्स है या फिर ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है, उसको हम लोग बोलेंगे PCT या फिर प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। ओके, अब देखो, ये प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल फिर से एक्सटेंडेड होके एक लूप फॉर्मेशन कर रहा है। मतलब ये जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ये यहाँ पर जाके एक लूप फॉर्मेशन कर रहा है ना? यहाँ पर जाके एक लूप फॉर्मेशन कर रहा है। मैं ब्लू कलर से आप लोगों को दिखा रही हूँ। देखो, यहाँ पे एक लूप फॉर्मेशन कर रहा है, हाँ या ना? कर रहा है। अभी इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे लूप ऑफ हेनले। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लूप ऑफ हेनले। अब ये लूप ऑफ हेनले फर्दर ट्विस्टेड हुआ है, फर्दर कन्वोल्यूटेड हुआ है एंड फर्दर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म किया है, जिसको हम लोग बोलेंगे डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्या बोल सकते हैं? डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, है ना? या फिर शॉर्ट में DCT। अब डिस्टल मतलब फार्देस्ट, कॉन्वोल्यूटेड मतलब फिर से ट्विस्टेड एंड ट्यूब्यूल मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। तो ग्लोमेरुलस से दूर में या फिर फार अवे, ग्लोमेरुलस से थोड़ा दूरी से है एंड जो ट्यूब्यूल है उसी को हम लोग बोलेंगे DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल फिर से फर्दर एक और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में ओपन हुआ है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, ये टोटल जो आप लोग दिख रहे हो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये टोटल है कलेक्टिंग डक्ट। समझ में आया? अब ये जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, मैंने क्या क्या बताया? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल दूसरी कलर से मैं दिखा रही हूँ। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल मतलब PCT, लूप ऑफ हेनले एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल मतलब DCT। ये तीनों को एक साथ हम लोग बोल सकते हैं रेनाल ट्यूब्यूल। क्या बोल सकते हैं? रेनाल ट्यूब्यूल। समझ में आया? ये तीनों को बोल सकते हैं रेनाल ट्यूब्यूल। रेनाल मतलब किडनी, ट्यूब्यूल मतलब ट्यूब्स, तो इन तीनों को एक साथ हम लोग बोलेंगे रेनाल ट्यूब्यूल। आई एम प्रिटी श्योर आप लोगों को समझ में आ गया, पर अगर फिर भी कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। अब हर एक नेफ्रॉन से बहुत सारे मतलब कलेक्टिंग डक्ट्स निकलता है, ठीक है? एंड ये जितने भी कलेक्टिंग डक्ट्स है, ये कहाँ पे मतलब ओपन्स होता है? रेनल पेल्विस में। फिर से आ जाओ हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर्स को देखो फिर से। पेल्विस, रेनल पेल्विस कौन सा है? ये जो मैंने बताया था
हमारे जो मेडुला है, मतलब जो इनर रीजन है, किडनी के जो इनर रीजन है वो एक मतलब फनल शेप स्ट्रक्चर्स में ओपन हो रहा था, जिसको हम लोग रेनल पेल्विस बोलते थे, है ना, रेनल पेल्विस बोलते थे। इसी रेनल पेल्विस में ओपन होगा ये जितने भी सारे कलेक्टिंग डक्ट्स है वो सब, ये हर एक नेफ्रॉन के अलग अलग कलेक्टिंग डक्ट्स रहता है, ठीक है, अलग अलग नेफ्रॉन्स के अलग अलग कलेक्टिंग डक्ट्स रहता है। हर एक कलेक्टिंग डक्ट्स मतलब एक किडनी में अगर 10 लाख नेफ्रॉन होगा तो 10 लाख कलेक्टिंग डक्ट है, तो सब कलेक्टिंग डक्ट्स इकट्ठे होके रेनल पेल्विस में ओपन होता है। क्यों? क्योंकि मैं फिर से बताती हूँ, रेनल आर्टरी से ब्लड किडनी में जाएगा, कॉर्टेक्स रीजन से मेडुला रीजन तक जाएगा, मेडुला में ये नेफ्रॉन्स रहेगा, नेफ्रॉन्स में ये पहुंचेगा, फर्स्ट कहाँ पे पहुंचेगा? ग्लोमेरुलस में, ठीक है। ग्लोमेरुलस क्या करेगा? ब्लड को फिल्टर करेगा। ग्लोमेरुलस क्या करेगा? ब्लड को सिंपली प्यूरिफाई करेगा। करने के बाद जितने भी वेस्ट मटेरियल है उसको बोमेन्स कैप्सूल में डाल देगा। बोमेन्स कैप्सूल इस तीनों रेनल ट्यूब्यूल के थ्रू कलेक्टिंग डक्ट में पहुंचा देगा एंड दिस वेस्ट मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ यूरिन कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा, ठीक है। एंड जो ब्लड प्यूरिफाई हो गया है वो फर्दर रेनल वेन के थ्रू हमारे बॉडी में पहुंच जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो तो प्योर हो गया, वो ब्लड तो प्योर हो गया, तो वो ब्लड फिर से हमारे बॉडी में आ जाएगा। एंड ये कलेक्टिंग डक्ट से यूरिन डायरेक्टली रेनल पेल्विस में जाएगा, रेनल पेल्विस से यूरेटर पे जाएगा, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर रहेगा, जब भी ब्रेन में सिग्नल मिलेगा तब यूरेथ्रा से निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? ये इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आप चार्ट फॉर्म में पढ़ोगे ये इतना भी कॉम्प्लिकेटेड आप लोगों को नहीं लगेगा, ठीक है। मैं फिर से बता रही हूँ, ये तो आप लोगों को समझ में आ गया, आई एम प्रिटी श्योर कि ये नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है। अब नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना है इसके ऊपर मैं एक शॉर्ट वीडियो आप लोगों को डाल दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। पर पहले ये जो लेवलिंग मैंने दिखाया है यही नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। तो किडनी कैसे यूरिन को फॉर्म करता है ये थोड़ा देख लेते हैं। देखो, किडनी मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स, ये हम लोगों को पता है। नेफ्रॉन सराउंडेड बाय ब्लड कैपिलरीज, ये भी पता है। प्यूरिफाई द ब्लड एंड प्रोड्यूस यूरिन। अब देखो क्या कैसे होता है, मैं फिर से नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर में थोड़ा जाती हूँ। देखो, मैंने अभी बताया कि नेफ्रॉन जो है इसका स्ट्रक्चर से शुरुआत होता है ग्लोमेरुलस से, ठीक है। ग्लोमेरुलस क्या है? दिस इज अ ब्लड कैपिलरीज विच फॉर्म्स अ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ब्लड रेनल आर्टरी से, पहले ब्लड रेनल आर्टरी से कहाँ पे जाएगा? सिंपली ग्लोमेरुलस पे जाएगा, ओके। ग्लोमेरुलस के अंदर एक ऐसा, मतलब ग्लोमेरुलस एक ऐसे छन्नी जो होता है ना, हम घर पे यूज़ करते हैं चाय पत्ती को ये छानने के लिए, वैसे ही ग्लोमेरुलस भी ऐसे छन्नी की तरह काम करेगा। वो क्या करेगा? ब्लड को पूरा फिल्टर कर देगा, ठीक है। फिल्टर पेपर जैसे फिल्टर करता है, ब्लड को फिल्टर कर देगा। एंड ब्लड में जितने भी सारे पॉइजनस या फिर हार्मफुल सब्सटेंसेस है उसको बोमेन्स कैप्सूल में भेज देगा। मैं फिर से बताती हूँ और लिखते जा रही हूँ, आप लोग देखो। पहले क्या होगा? रेनल आर्टरी से ब्लड ग्लोमेरुलस पे जाएगा, ठीक है। तो रेनल आर्टरी से ब्लड ग्लोमेरुलस पे जाएगा, ग्लोमेरुलस पे जाएगा। ग्लोमेरुलस क्या करेगा? एक छन्नी की तरह काम करेगा, एक फिल्टर पेपर की तरह काम करेगा एंड ब्लड में जितने भी सारे वेस्ट मटेरियल या फिर हार्मफुल मटेरियल्स है उसको पूरा छान के जो एक्सट्रैक्ट निकलेगा उसको बोमेन्स कैप्सूल में भेज देगा, ठीक है।
बॉमन्स कैप्सूल में भेज देगा। अब ये बॉमन्स कैप्सूल से पीसीटी, लूप ऑफ हेनली एंड डीसीटी में ये यूरिन के फॉर्म में चला जाएगा। अब ये यूरिन के फॉर्म में कैसे जाएगा ये थोड़ा जानना पड़ेगा। तो ये बॉमन कैप्सूल से कहाँ पे जाएगा? रेनल ट्यूब्यूल्स में। मैं पीसीटी डीसीटी करके नहीं लिखी हूँ, मैं डायरेक्ट रेनल ट्यूब्यूल्स लिखती हूँ, ठीक है। अब इसके बाद रेनल ट्यूब्यूल से ये डायरेक्टली कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा एंड कलेक्टिंग डक्ट से ये रेनल पेल्विस में जाएगा, ठीक है। मैंने अभी बताया रेनल पेल्विस में जाएगा। रेनल पेल्विस से ये चला जाएगा यूरेटर पे, है ना। यूरेटर से ये फर्दर यूरिनरी ब्लैडर पे जाएगा, वहाँ पे कुछ देर स्टोर रहेगा एंड जब भी सिग्नल मिलेगा ब्रेन को कि हाँ अभी निकलना है, तब यूरेथ्रा से ये बाहर निकल जाएगा, यूरिन बाहर निकल जाएगा, है ना। तो ये एक सिंपल प्रोसेस है जिसके थ्रू ये होता है। मैंने जो यहाँ पर ऊपर में लिखी हूँ ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब मैं बताती हूँ आपको कि कैसे ये यूरिन फॉर्मेशन होता है। पहले रेनल आर्टरी से ब्लड ग्लोमेरुलस पे गया, ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड पूरा फिल्टर होगा। ब्लड के अंदर यूरिया, यूरिक एसिड, एमोनिया, हिप्यूरिक एसिड, बहुत सारे ऐसे टाइप ऑफ वेस्ट मटेरियल रहता है। बट वेस्ट मटेरियल के साथ साथ इसके अंदर बहुत सारे एसेंशियल मटेरियल्स भी रहता है ना। क्योंकि ब्लड है तो ब्लड में तो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स भी रहेगा, जैसे कि प्रोटीन, ग्लूकोज, सोडियम, पोटेशियम, ये सब भी रहेगा। बट ग्लोमेरुलस अच्छे से फिल्टर कर देता है जितने भी यूरिया, यूरिक एसिड, एमोनिया, ये सब है, ये सब मटेरियल्स है जो हार्मफुल है बॉडी से, उसको छांक के, ब्लड से छान के ये बॉमन्स कैप्सूल में भेज देगा, सिंपली बॉमन्स कैप्सूल में भेज देगा। फिर क्या होगा, ये जो एक्सट्रैक्ट बॉमन कैप्सूल में आया, आप लोग देखोगे हम लोग जो छन्नी से चाय पत्ती को छानते हैं फिर भी चाय में थोड़ा थोड़ा चाय पत्ती रह जाता है, कभी कभार, हर वक्त नहीं मैं बोल रही हूँ, कभी कभार चाय पत्ती थोड़ा रह जाता है ना। हम लोग फिर क्या करते हैं, उस चाय पत्ती को और एक बार छान के फेंक देते हैं, राइट। वैसे ही ये ग्लोमेरुलस जब फिल्टर करता है ब्लड को, तब उसके मतलब फिल्टर करने के टाइम जब ये वेस्ट मटेरियल निकलने के टाइम बहुत सारे यूजफुल मटेरियल भी साथ में चला आता है। मैं फिर से बोल रही हूँ, ग्लोमेरुलस जब ये ब्लड को फिल्टर करता है तब ब्लड के अंदर जैसे जैसे हार्मफुल मटेरियल रहता है वैसे यूजफुल मटेरियल भी रहता है। एंड उस छांकने के बाद भी, मतलब फिल्टर करने के बाद भी उसी के बॉमन कैप्सूल के अंदर बहुत यूजफुल सब्सटेंसेस भी रह जाता है। तो तब क्या करता है ब्लड, उसी यूजफुल सब्सटेंसेस को निकाल देता है along with this harmful substance? नहीं, तब क्या करता है ब्लड, मतलब ये जो नेफ्रॉन्स में रेनल ट्यूब्यूल्स रहता है वो रीअब्जॉर्प्शन करता है। क्या करता है? रीअब्जॉर्प्शन करता है। अब ये रीअब्जॉर्प्शन क्या है, आप लोग इस नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को देख रहे हो, ये जो ट्यूब्यूल्स है इसी के ऊपर से देखो रेनल आर्टरी एंड रेनल वेन ऊपर से ऐसे ऐसे पूरा एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर से जा रहा है ना। ये जो रेनल ट्यूब्यूल है, ये रेनल ट्यूब्यूल है, ये पीसीटी है, ये लूप ऑफ हेनली है, ये डीसीटी है, पर इसके ऊपर से ये रेनल वेन एंड रेनल आर्टरी ऐसे जा रहा है ना। तो ये जितने भी सारे यूजफुल सब्सटेंसेस रहता है बॉमन्स कैप्सूल, उसको क्या करता है, इसी रेनल ट्यूब्यूल्स में भेज देता है। एंड वो यूजफुल सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज, सोडियम, पोटेशियम, ये फिर से उसी रेनल ट्यूब्यूल से
हमारे जो ब्लड है उसमें ब्लड वेसल्स में चला जाता है कि वो ब्लड में फिर से पहुंच जाएगा। तो रेनल ट्यूब्यूल्स क्या करेगा, ब्लड को इसमें पहुंचा देगा। ठीक है, जितने भी सारी यूजफुल सब्सटेंस है उसको ब्लड वेसल्स में पहुंचा देगा। ठीक है, अब क्या होगा, अब देखो ये रीअब्जॉर्प्शन हो गया। ठीक है, जितने भी सारे एक्सेस वाटर है, सोडियम है, पोटेशियम है, ग्लूकोज है, प्रोटीन मटेरियल्स है, सब इसमें फिर से रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा। तो यूरिन में क्या बचा रहेगा, सब हार्मफुल सब्सटेंसेस। अब ये फाइनली क्या कहाँ पे जाएगा, ये फाइनली हमारे जो कलेक्टिंग डक्ट है उसमें जाएगा, फिर कलेक्टिंग डक्ट से रेनल पेल्विस, रेनल पेल्विस से यूरिनरी यूरेटर, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर एंड फिर यूरेथ्रा से बाहर निकल जाएगा। तो मैं यहाँ पे अगर बोलती हूँ तो क्या होगा, किडनी इज मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स, नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स के अंदर बहुत सारे ग्लोमेरुलस रहता है। वो ग्लोमेरुलस क्या करेगा, ब्लड को फिल्टर करेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे देखो 3 प्रोसेस से जनरली ये यूरिन फॉर्मेशन होता है। एक तो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है, ये प्रोसेस हमारे ग्लोमेरुलस के अंदर होता है। ग्लोमेरुलस में ब्लड आता है, ब्लड को फिल्टर करता है ग्लोमेरुलस, एंड जितने भी सारे वेस्ट मटेरियल है उसको बॉमेंस कैप्सूल में भेज देता है। इसी को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, अब सेकेंडली होता है रीएब्जॉर्प्शन, जो मैंने अभी बताया कि ग्लोमेरुलस जब फिल्टर करता है तब वेस्ट सब्सटेंसेस के साथ साथ बहुत सारे यूजफुल सब्सटेंसेस भी चला आता है। तो उसको फर्दर ब्लड में मतलब बैक कराने के लिए, ब्लड में भेजने के लिए ये 3 जो रेनल ट्यूब्यूल्स है वो मदद करता है। इसी 3 रेनल ट्यूब्यूल से जो एक्सट्रैक्ट बॉमेन कैप्सूल में आता है उसमें सोडियम, पोटेशियम, ग्लूकोज, ये जितने भी सारे यूजफुल सब्सटेंसेस है वो फिर से रेनल ट्यूब्यूल से ब्लड कैपिलरी में चला जाता है। ब्लड कैपिलरी मतलब क्या है, ये जो नेफ्रॉन के ऊपर आप लोग देख रहे हो, ये जो नेफ्रॉन के ऊपर आप लोग देख रहे हो कि ये ऐसे नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर्स क्रिएट किया है, उसी में चला जाएगा एंड उससे ब्लड में चला जाएगा वो सारे सब्सटेंसेस। ठीक है, ये हो गया रीअब्जॉर्प्शन। एंड थर्ड होता है सिक्रीशन। ठीक है, सिक्रीशन, सिक्रीशन क्या है, सिक्रीशन है ब्लड में कंटिन्यूअसली तो मेटाबॉलिज्म होता रहता है ना, ब्लड में कंटिन्यूअसली मेटाबॉलिज्म होता रहता है। तो ब्लड क्या करेगा, जब भी ये प्रोसेस होता रहेगा, मतलब यूरिन फॉर्मेशन होता रहेगा, तब भी ब्लड में बहुत सारे मतलब वेस्ट मटेरियल रह जाता है। तो उसको क्या करेगा, उसको फिर से इसी ब्लड वेसल्स के थ्रू इस रेनल ट्यूब्यूल्स में भेज देगा। ये जो ब्लड कैपिलरीज है इसके थ्रू रेनल ट्यूब्यूल्स में भेज देगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, फिर से भेज देगा। तो ये हो गया सिक्रीशन। इसके बाद यूरिन फॉर्मेशन होगा एंड वो चला जाएगा हमारे कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट उसको फिर से भेज देगा रेनल पेल्विस, रेनल पेल्विस उसको भेज देगा यूरेटर, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर एंड देन इट विल एक्सक्रीट आउट एज यूरिन फ्रॉम आवर बॉडी। देखो यहाँ पे यही सब लिखा है, प्यूरिफाई करता है ब्लड को। पहले किडनी इज मेड अप ऑफ नेफ्रॉन्स, फिर नेफ्रॉन सराउंडेड बाय ब्लड कैपिलरीज, नेफ्रॉन के बाहर ब्लड कैपिलरीज रहता है, ऐसे पूरा ऐसे फैलता है ना। फिर क्या करेगा, फिर प्यूरिफाई करेगा ब्लड को, इसी को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं, जो ग्लोमेरुलस के अंदर होता है। रेनल आर्टरी ब्रिंग ब्लड टू द किडनी विच कंटेंट वेस्ट एज वेल एज यूजफुल सब्सटेंसेस। अभी मैंने बताया कि ये जो रेनल आर्टरी है, ये रेनल आर्टरी है, इसी से ब्लड आएगा ग्लोमेरुलस के अंदर। ठीक है, एंड उसमें जो ब्लड आएगा उस ब्लड में वेस्ट मटेरियल के साथ साथ यूजफुल सब्सटेंसेस भी रहेगा। ठीक है, नेफ्रॉन्स क्या करेगा, वेस्ट मटेरियल को प्यूरिफाई करेगा एंड यूरिन को प्रोड्यूस करेगा। देन
इट ऑल्सो रीएब्जॉर्ब यूजफुल सब्सटेंसेज जैसे कि ग्लूकोज, सोडियम, पोटेशियम दैट आर नीडेड बाय द बॉडी। फिर से क्या करेगा, मैंने अभी बताया जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद होता है, जो एक्सट्रैक्ट मिलता है उसमें यूजफुल सब्सटेंसेस भी रहता है जो बॉडी को ज़रूरत है, तो रेनल ट्यूब्यूल से वो डायरेक्टली हमारे जो ब्लड कैपिलरीज है नेफ्रॉन के ऊपर उसमें चला जाएगा, उससे ब्लड में फिर से वापस चला जाएगा यूजफुल सब्सटेंसेस। देन फाइनली द ब्लड इज बिकम प्योर हो जाएगा, विच लीव्स द किडनी से बाहर निकल जाएगा एंड गो बैक टू द बॉडी। प्योर जो ब्लड है वो रेनल वेन से हमारे बॉडी में वापस चला जाएगा। देन यूरिन सेंड टू यूरिनरी ब्लडर, यूरिनरी ब्लडर में आया, यूरेटर पे आया, टेम्परेरीली स्टोर रहा, मतलब यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लडर पे आया, टेम्परेरीली स्टोर रहा एंड यूरेथ्रा से बाहर निकल गया। समझ में आया आप लोगों को? ये यूरेथ्रा होगा, ठीक है, ये होगा यूरेथ्रा। सो आज का टॉपिक यहीं पर ही ख़त्म होता है स्टूडेंट। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर मोर सर्च वीडियोस। तब तक के लिए गुड बाय एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर का ही सेकंड पार्ट को पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।